गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अभी इस समय पर हम कक्षा 8 की एसएस पढ़ने जा रहे हैं। सेम 2 का चैप्टर 5 यानी 5 भारत के क्रांतिवीर चैप्टर का नाम है। आज शहीद दिन होने से वृंदा के स्कूल में दी लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म दिखाई जाने वाली थी। वर्गखंड में प्रवेश करते ही वर्ग शिक्षक एक शेर बोलने लगे। शेर बच्चों आपको समझ में आएगा। शेर अर्थात कुछ काव्य पंक्तियाँ, यानी कि जिनको लय के साथ बोला जा सके। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्तियाँ बोलने के बाद वर्ग शिक्षक भारत के वीर क्रांतिकारियों के बारे में कहने लगे। हमारे देश की स्वराज संघर्ष की लंबी यात्रा में अनेक नामी अनामी शहीद हुए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद देश में अंग्रेज सरकार के सामने व्यक्तिगत रूप से या संगठन बनाकर शस्त्र उठाने वाले वीरों की वीरताओं की कथाओं कहानियों को आज गर्व से याद किया जाता है। जिन युवकों ने वीरतापूर्वक हथियार उठाए उन्हें हमारे देश के इतिहास में क्रांतिकारी के रूप में पहचाना जाता है। क्रांतिकारी के रूप में पहचाना जाता है यानी जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने में अथक भूमिका निभाई, जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई, जो कि अभी यहाँ पर आपने पढ़ा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम महारानी लक्ष्मीबाई ने छेड़ा था। पहचाना जाता है, उनकी प्रवृत्तियों को क्रांतिकारी प्रवृत्ति माना जाता है। इन प्रवृत्तियों में शिक्षित अशिक्षित राजघराने के लोग और सामान्य लोगों ने भाग लिया था। भारत के सभी लोगों में कम या अधिक प्रमाण में क्रांतिकारी प्रवृत्ति जल्दी या देर से शुरू हुई। महाराष्ट्र में इस क्रांति के प्रणेता और क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के प्रथम शहीद वासुदेव बलवंत फड़के थे। जी हाँ, वासुदेव बलवंत राय फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के प्रवृत्ति। वर्तमान समय की किसी एक क्रांतिकारी प्रवृत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए, उसे अपने शब्दों में टिप्पणी में लिखिए। ये हमारी प्रवृत्ति है। देखिए बच्चों, अभी हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट करना है, ठीक। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 33 पर। चिनगारी। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जब तक है तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी हो जुस्तजू रहे। ये किसने कहा? रामप्रसाद बिस्मिल ने। क्रांति की मिसाल, क्रांति की मशाल वासुदेव बलवंत फड़के। जैसा कि अभी आपने पढ़ा था बच्चों, वासुदेव बलवंत फड़के। हालांकि मैंने आपको जो अधिक प्रश्न लिखवाए हैं उनके माध्यम से आपको जानकारी मिल चुकी है। भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की सर्वप्रथम शुरुआत करने वाले वासुदेव बलवंत फड़के पूना में नौकरी करते थे। अंग्रेजी सरकार के अन्यायी त्रास से ऊबकर वासुदेव बलवंत फड़के ने नौकरी छोड़ दी, यानी कि उन्हें नौकरी के समय में बहुत परेशान किया जाता था, इसलिए अंग्रेज सरकार के त्रास में आकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। देश को गुलामी में से मुक्त करा दूंगा, देश को गुलामी में से मुक्त ना करा दूं, तब तक मस्तक पर चंदन न लगाने की तथा बाल न कटवाने की प्रतिज्ञा ली। जरा सोचिए बच्चों, ठीक है चंदन लगाए बगैर चल सकता है, लेकिन बाल कटाए बिना कैसे चले। लेकिन फिर भी फड़के जी ने प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक गुलामी से मुक्त न करा दूं देश को, तब तक बाल नहीं कटाऊंगा और माथे पर चंदन नहीं लगाऊंगा। वासुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेज सरकार के सामने देशव्यापी सशस्त्र संगठन की गुप्त योजना बनाई। गुप्त એટલે कि छुपी योजना बनाई।
अंग्रेज सरकार ने वासुदेव बलवंत फड़के के लिए 4,000 रुपये का इनाम रखा था। वासुदेव बलवंत फड़के अंग्रेज थानों पर हमला करने, सरकारी खजानों को लूटने, बंदूक चलाने का प्रशिक्षण देते थे। प्रशिक्षण अर्थात ज्ञान देते थे। अंग्रेज सरकार वासुदेव बलवंत फड़के की क्रांतिकारी प्रवृत्तियों से चौंक उठी। उनको किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उनके पीछे 4,000 रुपये का इनाम रखा कि जो व्यक्ति मुझे वासुदेव बलवंत फड़के को पकड़ने में मेरी सहायता करेगा, यानी कि जो उनका पता बताएगा या किसी ढंग से मेरी मदद करेगा, तो उसे 4,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। सोचिए ज़रा बच्चों, उस समय पर 4,000 रुपये की कितनी वैल्यू थी, कितनी कीमत थी। अब हम आते हैं इतना जानिए में। हैदराबाद जिले के एक गांव में से रात को 3 बजे निद्रा अवस्था में वासुदेव बलवंत फड़के को गिरफ्तार किया। उन्हें जेल में कैद किया गया तो जेल की दीवार कूदकर भाग गए। 25 किलोमीटर दौड़ने के बाद पकड़े गए। जेल में उनके ऊपर अत्याचार किया गया। फरवरी 1883 में एडन जेल में मृत्यु हुई। 1883 में एडन जेल में उनकी मृत्यु हुई। अब हम आते हैं दूसरे क्रांतिवीर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनका नाम है वीर सावरकर। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 के दिन महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर नामक गांव में हुआ था। महाराष्ट्र जिले के महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही वे क्रांतिकारी विचार रखते थे। इन्होंने मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी, जो बाद में अभिनव भारती नाम से प्रसिद्ध हुई। इस संस्था का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत में से अंग्रेज शासन का अंत लाना था। सशस्त्र यानी शस्त्रों के साथ अंग्रेज सरकार का अंत लाना था, मतलब किसी न किसी ढंग से कुछ भी करके, किसी भी कीमत पर हमको अंग्रेज सरकार के शासन से मुक्ति पानी है। वीर सावरकर ने भारत में विदेशी कपड़े की सर्वप्रथम होली जलाई। सर्वप्रथम विदेशी कपड़े की होली किसने जलाई? वीर सावरकर ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा की संस्था में से शिष्यवृत्ति प्राप्त करके उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए और उच्च शिक्षा यानी ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं पेज नंबर 34 पर। वीर सावरकर ने 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी, जो प्रकाशित होने के पहले ही प्रतिबंधित होने वाली विश्व की प्रथम पुस्तक थी। मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि इस पुस्तक को सभी के पढ़ने के लिए अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। अंग्रेज अफसर की हत्या में प्रयोग की गई पिस्तौल के अपराध में उन पर अदालत में केस चलाया गया। आजीवन काला पानी की सजा होने से इन्हें अंडमान जेल में भेज दिया गया। तबीयत खराब होने से भारत में इन्हें नजर कैद रखा गया। 26 फरवरी 1966 में वीर सावरकर की मृत्यु हुई। जैसा कि अभी आपने पढ़ा ऊपर, काला पानी की सजा। काला पानी की सजा यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भेज दिया जाना। खुदीराम बोस। अब हमारे अगले क्रांतिवीर हैं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के मोहबनी गांव में 3/12/1889 के दिन हुआ था। 3/12/1889 के दिन हुआ था। बचपन में ही अपने माता पिता की छत्र छाया खो दी। सत्येन बाबू नामक शिक्षक ने इन्हें क्रांति पथ की दीक्षा प्रदान की, यानी कि समझ प्रदान की। खुदीराम बोस ने असहयोग आंदोलन में भाग लेकर विदेशी कपड़े की होली जलाई। खुदीराम गंगा के पानी में डुबकी लगाकर नमक लेकर गुजरने वाली नावों को डुबा देते थे। इस तरह नमक के अन्यायी कानून को भंग करते थे। खुदीराम बोस जी क्या करते थे? नदी में डुबकी लगाते थे और जिन नावों में नमक होता था उन नावों को डुबा देते थे, क्योंकि नमक पर अधिक टैक्स लिया जाता था, यानी कि अधिक कर लिया जाता था। चलिए बच्चों, अब आगे आते हैं
30 अप्रैल 1908 के दिन न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को जान से मारने के लिए खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी ने न्यायाधीश की घोड़ा गाड़ी पर बम फेंका। किसने किसने? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। गाड़ी में बैठे हुए वकील कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बच गया। जिसको मारने के लिए बम फेंका गया, किंग्सफोर्ड तो बच गए, परंतु कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। इतना जानिए। प्रफुल्ल चाकी को जब पुलिस ने घेर लिया तब इन्होंने रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली। खुदीराम को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस, रामप्रसाद बिस्मिल ये पक्के मित्र हुआ करते थे। विचार कीजिए, आज़ादी की लड़ाई के समय आप होते तो देश की आज़ादी के लिए क्या योगदान देते? कितना सुंदर प्रश्न किया गया है कि यदि आज़ादी की लड़ाई के समय आप होते तो आप क्या योगदान देते। इस जगह पर चाहें तो आप अपने विचार लिख सकते हैं। इतना जानिए, विचार कीजिए में अपने विचार आप लिख सकते हैं या मन में विचार रख सकते हैं, मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप लिखें। इस तरीके से अब हमारे अगले क्रांतिवीर आते हैं रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म ईस्वी सन 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब विदेशी कपड़े की होली जलाने की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली। काकोरी ट्रेन लूटने का कार्य, काकोरी अर्थात लखनऊ में एक स्थान है जहाँ, और काकोरी में ही ट्रेन लूटी गई, इसलिए उसे काकोरी कांड के नाम से भी जानते हैं इतिहास में। लूटने के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें फांसी की सजा हुई थी। इनको भी फांसी देकर मार दिया गया। खुदीराम बोस, रामप्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह तीनों लोग अच्छे मित्र हुआ करते थे। बिस्मिल द्वारा लिखा गया साहित्य जब प्रकाशित हुआ तब उनके द्वारा लिखी गई कविताओं में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरसो दीवार से हसरत अपेक्षा से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। चलते चलते रामप्रसाद बिस्मिल जी ने मतलब फांसी चढ़ते वक्त ये कहा, खुश रहो मेरे देश के वासियों, खुश रहो मेरे वतन के लोगों, हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो चलते हैं। चलिए बच्चों, इस प्रकार अब हम आते हैं पेज नंबर 35 पर। अशफाक उल्लाह खां हमारे अगले क्रांतिवीर हैं। अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां ने हिंदू मुस्लिम एकता का अनोखा उदाहरण पूरा किया था। रामप्रसाद बिस्मिल के साथ इनकी बचपन से दोस्ती थी। ये खेल कूद के खूब शौकीन थे। घुड़सवारी और बंदूक चलाने की काफ़ी निपुण थे। शाहजहांपुर में आर्य समाज के मंदिर पर हुए हमले को इन्होंने रोका था। काकोरी ट्रेन लूट की योजना में इन्होंने भाग लिया था। इन्हें जेल में फांसी दे दी गई। इन्हें फांसी क्यों दे दी गई? क्योंकि इन्होंने ट्रेन लूटने में भाग लिया था। अशफाक उल्लाह खां ने कुछ पंक्तियां कहीं, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो यह, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। खाके अर्थात राख, जलने के बाद खाक होती है ना, राख को खाक भी कहा जाता है, उसी शब्द से बना है खाके। वतन कफन में, कोई जरा सी रख दे खाके वतन कफन में, कोई मेरे कफन में थोड़ी सी मिट्टी रख दे, अशफाक उल्लाह खान ने कहा। चलिए अब हमारे अगले क्रांतिवीर हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का मूल नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 के दिन मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी में हुई थी। ये बचपन से ही देशभक्ति के रंग में रंगे हुए थे। असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर ने भाग लिया था। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
अंग्रेज पुलिस के हाथों पकड़े गए तब इनकी उम्र बहुत ही कम थी। इनके हाथों में हथकड़ी भी बेड़ी पड़ी हुई थी। अदालत में इनसे पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है? तब इन्होंने कहा, आज़ाद। पिताजी का नाम स्वाधीनता और अपना घर जेल खाना बतलाया। इसके बाद से इन्हें आज़ाद के रूप में पहचाना गया। तो इनका पूरा नाम क्या बना बच्चों? चंद्रशेखर आज़ाद। वैसे इनका पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। काकोरी ट्रेन लूट की घटना में इन्होंने भाग लिया। देश में से 40 क्रांतिकारी पकड़े गए। आज़ाद भाग गए। इन्हें पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की गई। आज़ाद ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीते जी अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार नहीं होऊंगा, यानी कि जीते जी अंग्रेज सरकार मुझे नहीं पकड़ सकेगी। मतलब मैं अंग्रेज सरकार के हाथों नहीं आऊँगा। ईस्वी सन 1931 की 27 फरवरी के दिन आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड बाग में बैठे हुए थे। तब अचानक अंग्रेज पुलिस से घिर गए। आज़ाद अकेले आधे घंटे तक पुलिस टुकड़ी के साथ संघर्ष करते रहे और अंत में अपनी ही पिस्तौल से शहीद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद से अंग्रेज पुलिस इतनी भयभीत थी कि 2-3 गोली चलाकर विश्वास करने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के पास आई। अंग्रेज सरकार चंद्रशेखर आज़ाद से इतनी डरती थी कि गोलियां चलाने के बाद भी विश्वास नहीं था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं रहे, इसलिए और भी 2-3 गोलियां चलाईं। फिर उसके बाद में इनके पास में पुलिस आई। इतना जानिए, 9 अगस्त 1925 के दिन सरकारी खजाना रेलवे द्वारा सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था। तब क्रांतिकारियों के द्वारा काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर इसे लूट लिया गया। काकोरी नामक स्थान आज लखनऊ में है। उसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी प्रवृत्ति और हथियार के लिए धन प्राप्त करना था। हमारे क्रांतिवीर भाइयों के पास साधन जुटाने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए इन्होंने अंग्रेजी खजाना को लूटने के लिए सोचा और काकोरी में लूटा। चलिए बच्चों, इस प्रकार अब हम आते हैं 36 पेज नंबर पर। आप किसी क्रांतिकारी का स्मारक देखे होंगे अथवा उसके विषय में जानते हों तो उस क्रांतिकारी के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। जी हाँ, ये हम इसे प्रोजेक्ट कह सकते हैं। जितने भी क्रांतिकारियों के बारे में आप जानते हों या स्मारक देखे हों अथवा उनके विषय में जानते हों, उस क्रांतिकारी के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। आपको सिर्फ केवल प्रोजेक्ट के तौर पर इतना ही काम करना है कि बस उनके नाम लिख लेने, वो भी नोट में ही। ठीक, यदि आप ज़्यादा करना चाहते हो तो जितने भी क्रांतिकारियों की आपको तस्वीरें मिल सकती हों तो आप उनके बारे में जो भी जानते हो ठीक उसी के सामने उनकी फ़ोटो चिपका दीजिए। बाएं तरफ फ़ोटो चिपका दीजिए और दाएं तरफ उनकी जानकारी लिख दीजिए। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया। चलिए अब हम आते हैं अगले क्रांतिकारी के साथ पढ़ने के लिए। क्रांतिकारी भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 के दिन हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय वे विदेशी कपड़े की होली करने के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ने गए तब वसुदेव, भगवती चरण और यशपाल से उनका परिचय हुआ। उनके क्रांतिकारी विचारों को समर्थन प्राप्त हुआ। 1928 में 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने का उनका उद्देश्य बहरी हो गई अंग्रेज सरकार को जगाने का था। यदि वे चाहते तो बम फेंककर भाग सकते थे, परंतु उसी स्थान पर खड़े रहकर नारे लगाते रहे। नारे लगाना यानी कि जैसे कि भारत माता की जय, लेकिन उन्होंने कौन से नारे लगाए? इंकलाब जिंदाबाद।
साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारे दिए। क्रांति का संदेश देने वाली पत्रिकाएं फेंककर हवा में गोली चलाकर शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण यानी कि अंग्रेज सरकार के हवाले स्वयं को कर दिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या के केस में भगत सिंह, वसुदेव और राजगुरु के ऊपर केस चलाया गया। केस के निर्णय में तीनों मित्रों को फांसी की सजा हुई। कौन कौन से तीनों मित्र? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 23 मार्च 1931 के दिन इन्हें फांसी दे दी गई। इन तीनों मित्रों को फांसी दे दी गई। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत प्रीत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। भगत सिंह। और भगत सिंह ने सहर्ष मृत्यु को स्वीकार कर लिया। चलिए विचार कीजिए, भगत सिंह को फांसी की सजा ना हुई होती तो आज़ादी की लड़ाई में इनकी क्या भूमिका होती, क्योंकि इनकी उम्र बहुत छोटी थी। इसलिए अगर जो आज ये होते तो शायद है कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए अब हम आते हैं अगले पेज नंबर 37 पर। श्यामजी कृष्ण वर्मा। विदेशों में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत करने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म ईस्वी सन 1857 के 4 अक्टूबर को कच्छ के मांडवी गांव में हुआ था। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के से स्नातक हुए थे। स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन यानी कि कॉलेज की डिग्री प्राप्त करना, यानी कि बीए है, बीएससी है, इस तरीके की डिग्रियां। इन्होंने भारत में स्वराज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से लंदन में से 1905 की 18 फरवरी को इंडियन होल रूल सोसाइटी की स्थापना की। संस्था का कार्यालय इंडिया हाउस के नाम का मकान रखा गया था। इस संस्था के प्रचार के लिए इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका शुरू की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारी प्रवृत्ति चलाने में विनायक सावरकर, हरदयाल मदनलाल धिंगरा, सरदार सिंह राणा तथा मैडम कामा जैसे क्रांतिकारियों का साथ प्राप्त हुआ। ये सभी हमारे क्रांतिकारी एक साथ थे। इन्होंने भारतीयों, एक साथ का मतलब है यानी कि इनके विचार एक जैसे थे। इन्होंने भारतीयों के लिए शिष्यवृत्ति की व्यवस्था की थी। ईस्वी सन 1909 में लंदन में ट्राफागलर स्क्वायर के पास भरे बाजार में मदनलाल धिंगरा ने विलियम वायली को गोलियों से भून डाला और उनकी हत्या कर दी, जिसके कारण धिंगरा को फांसी हुई। लंदन में रहना सुरक्षित न लगने के कारण श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस चले गए। थोड़े समय के बाद पेरिस से स्विट्जरलैंड गए। ईस्वी सन 1930 में उनकी मृत्यु हुई। उनकी पत्नी भानुमती की मृत्यु ईस्वी सन 1933 में हुई। इतना जानिए, महान देशभक्त श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी भानुमती की अस्थियां 4 सितंबर 2003 के दिन भारत में लाकर उनके गांव मांडवी कच्छ में बड़े सम्मानपूर्वक स्थापित किया गया। उनकी अस्थियों की गुजरात में वीरांजलि यात्रा निकाली गई। वीरांजलि यात्रा यानी कि उनकी अस्थियों की अर्थात उनकी हड्डियों की क्या मतलब, अस्थियां अर्थात हड्डियों की गुजरात में वीरांजलि यात्रा निकाली गई। यानी कि वीरों की जो यात्राएं होती हैं, जैसे कि सम्मानपूर्वक सभी को अंतिम विदाई दी जाती है, उस तरीके से कच्छ में लाकर उनको सम्मानपूर्वक स्थापित किया गया। चलिए अब हम आते हैं मैडम कामा के पास। मैडम कामा को पढ़ने के लिए, मैडम कामा का जन्म 24 अक्टूबर 1861 के दिन मुंबई में हुआ था। ईस्वी सन 1902 से 1907 तक मैडम कामा इंग्लैंड में रहीं। ईस्वी सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। मैडम कामा उसमें सक्रिय कार्यकर्ता बन गईं। वे 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड शहर में आयोजित दूसरी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में उपस्थित रही थीं।
इस परिषद में इन्होंने वंदे मातरम मंत्र अंकित किए हुए भारत के तिरंगे झंडे को सबसे पहले साहसपूर्ण लहराया था। किसने? मैडम कामा जी ने। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं पेज नंबर 38 पर। मैडम कामा द्वारा लहराए गए ध्वज में दिखाए गए 8 कमल तत्कालीन 8 प्रांत हैं। जो मैडम कामा ने तिरंगा लहराया था उस पर 8 कमल अंकित थे। क्या था? दिखाए गए 8 कमल तत्कालीन 8 प्रांत हैं। सूर्य और चंद्र के प्रतीक को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में बताया गया है। प्रवृत्ति: भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर भूमिका निभाने वाली महिलाओं की सूची बनाइए। ये प्रवृत्ति है, प्रोजेक्ट वर्क है। इसमें भी जितनी भी हमारी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाएं हैं, स्वतंत्रता संग्रामी महिलाएं हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको। यही हमारा प्रोजेक्ट वर्क है। और जैसा कि बच्चों, आप जब आप स्कूल आ रहे थे तब आपको पता है कि इस चैप्टर के सारे अधिक प्रश्न आपको करवा दिए गए हैं। और अब आपको स्वाध्याय स्वयं से करना है और हमने अधिक प्रश्न आपको सारे लिखवा दिए थे, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा चैप्टर 5 यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। स्वाध्याय आपको स्वयं से करना है और प्रोजेक्ट वर्क में आप जितने भी क्रांतिकारी वीरों के नाम जानते हों उनकी आपको फोटो अपनी नोट में ही चिपका लेनी है और उनके बारे में जो भी आप जानकारी जानते हों दाएं साइड में ठीक उसी के सामने लिख देनी है। इसी तरीके से महिलाओं के बारे में भी करना है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर भूमिका निभाने वाली महिलाओं की सूची बनाइए। इस तरीके से बच्चों हमारा चैप्टर 5 यहाँ पर पूर्ण हुआ।